हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी रितुरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ करी थी। जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी, यूनिट नंबर 5, जिसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ समिट्स देखे थे, कुछ रिकमेंडेशंस देखी थी, प्रिंसिपल देखे थे और कई सारी कॉन्फ्रेंसेस देखी थी जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हेल्ड की गई थी अलग अलग जगह में। ठीक है। सो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 6, जो कि हमारी रहेगी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज एंड अग्रीमेंट। ओके, सो किस तरीके के लॉज है इन्वायरमेंटल, वो चीज़ें हम देखेंगे। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को जानेंगे। फर्स्ट जो प्रिंसिपल हमारा रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो स्टेट है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर स्टेट किसी भी नियम को भंग करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? स्टेट की। बेसिकली जब बात होती है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी की, कस्टम की या जुडिशल डिसीजन से, इन सब चीज़ों से जो है स्टेट को रोका जा सकता है। लेकिन जब किसी भी स्टेट के थ्रू जब कोई भी ऐसा काम किया जाता है जिसमें जस्टिस नहीं नज़र आता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की। ठीक है। तो किसी भी तरीके के इस तरीके के जो ब्रीच किया जाता है किसी भी लॉ को, ठीक है, किसी भी लॉ को जब तोड़ दिया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट को उठानी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरनेस। देखो, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को क्या राइट होता है कि वो अपनी टेरिटरी को इंजॉय कर सके, अपनी खुद की टेरिटरी में इंजॉय कर सके, अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन कर सके और हर तरीके के काम कर सके, अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सके। ठीक है। किसी भी दूसरे स्टेट को ये राइट नहीं होता है कि वो किसी की सॉवरेनिटी को खतरा पहुँचाए, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। तो एक अच्छे पड़ोसी का क्या फ़र्ज़ होता है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे अपने पड़ोसी को हार्म ना पहुंचाए। अगर उनकी किसी भी एक्शन से उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो उनके नेबर पर इन चीज़ों का जो है अफेक्ट ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन। ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये क्या बात करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है वो कोई भी स्टेट अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, कोई भी स्टेट इसे मैनेज नहीं कर सकता। इसे मैनेज करने के लिए स्टेट कॉर्पोरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रिंसिपल 3 जो है रियो डिक्लेरेशन का, ये साफ डिस्क्राइब करता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यही एक टूल है हर तरीके की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर प्रेजेंट जनरेशन को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो उन्हें फ्यूचर जनरेशन्स का भी ख्याल रखना होगा। अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो रिसोर्सेज के थ्रू, तो दूसरों के लिए भी आपको रिसोर्स जो है वो बचा के रखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज, यानी कि कोई भी स्टेट जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें ही लेनी पड़ेगी, जितना भी कॉस्ट होगा उन्हें पे करना पड़ेगा डैमेज को सही करने के लिए। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स को देखेंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारा अग्रीमेंट रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा रमसार कन्वेंशन, जो कि 1971 में हुआ था। जो ये कन्वेंशन है ये अडॉप्ट किया गया था किस चीज़ के लिए? वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो इसने क्या क्या चीज़ रिकॉग्नाइज की? इकोलॉजिकल फंक्शंस को, इसी के साथ साथ इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइंटिफिक, रिक्रिएशनल वैल्यूज़, वेटलैंड्स की सभी तरीके की रिक्रिएशनल वैल्यूज़ को इसने रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट है लंदन डंपिंग कन्वेंशन 1972। जो ये कन्वेंशन था ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? जितना भी डंपिंग वेस्ट होता है समुद्र में उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि स्टेट को किस चीज़ पर लिमिटेशन लगानी चाहिए? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गए, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स, परसिस्टेंट प्लास्टिक्स, हैवी मेटल्स और टॉक्सिक ऑर्गन्स, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वेंशन इसीलिए हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982, पार्ट्स 5th and 7। देखो ये क्या देखता है कि किस चीज़ का प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है? मरीन इन्वायरमेंट की। ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट क्या एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि जितने भी मरीन पॉल्यूशन उसे कम किए जाए। ठीक है। तो हर एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो मरीन पॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि समुद्र में कोई भी पॉल्यूशन उनकी वजह से हो रहा है किसी भी स्टेट में, तो उन्हें उस चीज़ की जानकारी उन्हें दे देनी चाहिए कि उनकी वजह से उनकी सीमा में जो है पॉल्यूशन आ रहा है और उस डेंजर के बारे में उन्हें पहले ही वहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ की बात करता है, इस चीज़ के कंट्रोल की बात करता है।
ठीक है। तो जो समुद्र में जितना भी पॉल्यूशन होता है उस चीज़ की रोक करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना या पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करता है लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। ओके, सो फ्रेंड्स इस यूनिट में बस इतना ही। जितने भी कन्वेंशन या जितने भी जो प्रिंसिपल थे वो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने सब डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।